हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे का कंटिन्यू करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। तो आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करा था। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर होते हैं। फर्क क्या है कि जो इंसुलेटर होते हैं डाइलेक्ट्रिक भी इंसुलेटर की तरह कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के अलाउ नहीं करते, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन हो जाता है। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स पोलराइजेशन शो करते हैं। कैसे करते हैं उसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हम एक प्लेट ले रहे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पर फ्री चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये फ्री चार्जेस है, मान लेते हैं कैपेसिटर की प्लेट है ये दोनों, एक ये माइनस प्लेट है, एक ये पॉजिटिव प्लेट है। यहाँ पर हम पॉजिटिव सिग्मा फ्री का मतलब है फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, फ्री नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल ई नॉट, जो एक्सटर्नल फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये जो हमने रखी है ये डाइलेक्ट्रिक की स्लैब है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। ये बनाई है हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो एक्सटर्नल फील्ड में रख दी है। अब हमने जब पहले पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में तो बताया था डाइलेक्ट्रिक में दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, और दोनों में अगर फील्ड में रख दे तो दोनों के मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाते हैं। पोलराइज्ड का क्या मतलब है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये इसके मॉलिक्यूल है। अब देखिए जो प्लस प्लेट है इस तरफ, इसके माइनस आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स का, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स। जैसे ही इन्हें एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, अगर आपके पास पोलर है तो ऑलरेडी सेपरेट थे लेकिन अलाइनमेंट उनका रैंडम था तो ये अलाइन हो जाएंगे फील्ड की तरफ, और अगर नॉन पोलर थे तो प्लस और माइनस एक साथ थे लेकिन फील्ड में रखने पर प्लस और माइनस अलग अलग हो जाएंगे। ये गए प्लस और ये गए माइनस, प्लस की तरफ माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस और माइनस की तरफ ये प्लस। यहाँ देखिए अंदर ये जो मैंने हिस्सा बनाया ये बनाने जा रहे हैं, इस हिस्से में जरा चेक करिए, इस हिस्से में ये ब्लू बाउंड्री बनाई है जो डॉट करके, इसमें ध्यान से देखिए प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस यानी कि जीरो चार्ज है। और यहाँ पर क्या हुआ डाइलेक्ट्रिक में, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, प्लस प्लेट की तरफ माइनस चार्ज आ गया और माइनस प्लेट की तरफ प्लस चार्ज आ गया। ये कौन सा चार्ज है? ये इंड्यूस चार्ज है, क्यू डैश। ये इंड्यूस चार्जेस आ गए, यहाँ पर इंड्यूस चार्ज है ये माइनस क्यू डैश और ये प्लस क्यू डैश, ये इंड्यूस चार्ज डेवलप हो गए, इसी को तो पोलराइजेशन कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को तो इसके मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं, यानी प्लस प्लेट की तरफ माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाता है और माइनस की तरफ ये प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया। ये इंड्यूस चार्ज आ गए यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया इसके अंदर। देखिए अब इसका डायग्राम यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं इसी को। यहाँ पर ये अंदर तो प्लस माइनस जीरो चार्ज, तो प्लस प्लेट की तरफ तो ये माइनस चार्ज इंड्यूस, सिग्मा इंड्यूस, और यहाँ पर देखिए माइनस की तरफ क्या चार्ज इंड्यूस हो गया, प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया, चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो प्लस से माइनस यानी एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। तो वो डाइपोल मोमेंट तो सभी जानते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये डाइपोल मोमेंट आ गया इंड्यूस, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी पोलराइजेशन आ गया है इसमें। तो
डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल फ्लूइड में रखने पर इसके मॉलिक्यूल पोलराइज हो गए, यानी कि जो प्लस प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और नेगेटिव चार्ज की तरफ प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया, यानी इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कंडक्टर में बात करें तो ये इंड्यूस फील्ड इसके बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट था, तो कैंसिल हो गया था, फील्ड जीरो था कंडक्टर के अंदर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये इंड्यूस फील्ड इसके अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, इसीलिए कैंसिल नहीं होगा है। तो अगर मैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इसके अंदर कितना फील्ड रह गया डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो अब नेट फील्ड रह गया ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, इसके अंदर फील्ड रह गया है। ठीक है, अब जितना ये जो ई नॉट है और ये ई इंड्यूस है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अप्लाइड उतना ही ज्यादा इसके अंदर पोलराइजेशन होगा। तो अब हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास ये मान के चल रहा हूं, एक डाटा देने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जो ई नॉट है, मान लेते हैं हमारे पास ई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करा है वो 20 वोल्ट पर मीटर है, और जो इसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है वो हमारे पास हो गया 15 वोल्ट पर मीटर हो गया इंड्यूस। तो कितना रिड्यूस फील्ड हो गया, नेट फील्ड कितना हो गया इसमें 20 माइनस 15, यानी 5 वोल्ट पर मीटर रह गया फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इंड्यूस फील्ड आ गया, तो नेट जो फील्ड है वो रिड्यूस हो गया, जो फील्ड अप्लाई किया था उससे कम हो गया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर फील्ड प्लेट के बीच में कम हो गया डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो कितना कम हो गया, कितना बच गया, 5 बच गया। तो के जो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कापा जो हम डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, कापा डिफाइन करते हैं हम ई नॉट अपॉन ई, मतलब जो फील्ड हमने अप्लाइड किया, अप्लाइड फील्ड डिवाइड बाय नेट फील्ड, कितना रिड्यूस फील्ड रह गया इसके अंदर, ये हम कापा कहेंगे। तो कापा कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना बच गया इसके अंदर ही, तो कितना नेट बचा इसके अंदर, आपने देखा ही था कितना बच गया, ई नॉट माइनस ई। और अब आप अगर देखें तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो k की वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी या उसके बराबर आएगी। क्यों आएगी, देख लीजिए यहाँ से, ई नॉट कितना है 20 और ई इंड्यूस कितना हो गया 15, तो नेट कितना हो गया 20 माइनस 15 यानी 5, ई नॉट कितना 20 और ई नेट कितना है 5, तो ये कितना आ गया k 20 अपॉन 5, यानी k कितना आ गया 4 आ गया। k की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इस केस के लिए एक एग्जांपल लिया है मैंने कि ये अप्लाइड फील्ड 20 है और आपने जो इंड्यूस फील्ड इसके अंदर आया वो 15 हो गया, तो बच कितना गया इसके अंदर नेट 5। तो हमने कापा कैसे डिफाइन करा था, ई नॉट अप्लाइड अपॉन नेट फील्ड, तो 20 और बचा कितना 5, तो 20 अपॉन 5 यानी कापा की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो कापा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी क्योंकि ई नॉट हमेशा ई से बड़ा होगा, तो ई की कापा की वैल्यू 1 से बड़ी ही आएगी हमेशा, या ज्यादा से ज्यादा एयर के लिए, अगर एयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तब ये ई नॉट और ई की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो कापा की वैल्यू 1 होगी, कम से कम वैल्यू कापा की 1 होगी, वरना हमेशा 1 से ज्यादा ही होगी। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ई नॉट माइनस ई इनपुट आ गई, ई इंड्यूस, ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड और ई इन क्या है इंड्यूस फील्ड। तो अगर मैं ई नेट की वैल्यू देखूं यहाँ से, ई नेट की वैल्यू यहाँ से देखिए, यहाँ से कितनी आएगी ई नॉट अपॉन कापा, ये ई नेट ही तो है,
ये क्या है हमारे पास रिड्यूस फील्ड यानी ई नेट। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से ई नॉट बाई कापा, डेफिनेशन ऑफ कापा की वैल्यू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस फील्ड। अब यहाँ से ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये मैं बताने की जरूरत नहीं समझता, अगर भूल गए हो तो फिर याद दिला देता हूँ। अगर एक आपको याद हो गॉस थ्योरम में एक अगर यूनिफॉर्मली चार्ज शीट थी आपके पास तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक शीट की वजह से। और अगर ऐसी ही एक और शीट रख देते थे माइनस, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो आता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता था, गॉस थ्योरम में हम प्रूव कर चुके हैं। तो फिर से देख लीजिए यहाँ पर ई नॉट जो हमने अप्लाई करा है फील्ड वो, और ई नेट ई नॉट बाई कापा आ गया, तो ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कापा ऐसे ही, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इंड्यूस कितना होगा, ये जो इंड्यूस फील्ड है वो कितना आएगा सिग्मा इंड्यूस अपॉन कापा एप्सिलॉन नॉट। कापा क्यों आएगा, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर है। अब इसे सॉल्व करिए, ये इस साइड ले जाइए, तो सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू जो आएगी वो सॉल्व करके आ जाएगी सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन कापा। सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन कापा। ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है, ये सरफेस फ्री चार्ज डेंसिटी है, कापा क्या है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों में रिलेशन आ गया। अब आगे अगर मैं बात करूं पोलराइजेशन क्या कहते हैं, पोलराइजेशन किस चीज को कहते हैं, तो आप समझते होंगे जब भी डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इसके मॉलिक्यूल पोलराइज हो गए, मतलब प्लस प्लेट की तरफ माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया और माइनस की तरफ प्लस, इसी को तो पोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलराइजेशन वेक्टर अगर देखें तो इट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन वेक्टर जो होगा वो होगा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जो डाइइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर जो फील्ड रिड्यूस हो गया, कम हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये कांस्टेंट हटाएंगे तो नया कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ दो कांस्टेंट लगाने पड़ रहे हैं एप्सिलॉन नॉट और काई, दिस इज कॉल्ड काई, इसको हम काई बोल रहे हैं, इस वर्ड को बोल रहे हैं काई, CHI। ये ग्रीक वर्ड है काई, ये एक्स की तरह नहीं है, एक सीधी लाइन है और एक ये आपको कर्व बनानी है काई। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, जो डाइइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल है उनकी आपके पास प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगी। तो ये पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट तो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और काई नया कांस्टेंट है काई, काई ई का मतलब इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसे। ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। हर एक डाइइलेक्ट्रिक अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक के लिए काई की वैल्यू अलग अलग होगी। अब ये दो कांस्टेंट क्यों रखे हैं इसका जवाब दे देता हूँ। दोनों तरफ के ये दोनों कांस्टेंट रखने का मतलब है दोनों तरफ डायमेंशन सेम हो, इसीलिए रखा हुआ है। अब आगे चलते हैं तो कोशिश करते हैं फिर से समझने की, फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिग्मा फ्री चार्ज डेंसिटी थी प्लस और ये माइनस, ये एक्सटर्नल फील्ड है, इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक रखने से क्या हुआ, प्लस की तरफ माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया और माइनस की तरफ प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया, ये गैप मान लेते हैं डी। तो पोलराइजेशन अभी बताया था, ये क्या होता है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट याद है Q into 2a, याद आ रहा है नहीं आ रहा, तो माइनस Q और प्लस Q चार्ज अगर इनके बीच का सेपरेशन 2a होता था तो डाइपोल मोमेंट क्या होता था Q into 2a, याद आया। तो ऐसे ही अब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है तो इंड्यूस्ड चार्ज कितना है Q इंड्यूस
इंटू सेपरेशन डी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, प्लेट का एरिया ए इंटू सेपरेशन डी। डी से डी कट गया तो क्यू इंड्यूस अपॉन ए। क्यू अपॉन ए को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पोलराइजेशन किसके इक्वल आ गया, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो पोलराइजेशन है वो किसके इक्वल आया, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल आया। अब रिलेशन बिटवीन कापा एंड काई, कापा और काई में रिलेशन, कापा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और काई क्या है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों में रिलेशन प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करेंगे 12th के सिलेबस के लिए। कापा इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई। कापा को ही क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर पढ़ चुके हैं आप। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू कापा। इसे 1 प्लस काई प्रूव कर सकते हैं, नो नीड ऑफ डेरिवेशन, सिर्फ याद कर सकते हैं इनमें रिलेशन। लास्ट में आ रहे हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझने की कोशिश करते हैं। अब कोशिश करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझने की। तो ध्यान दीजिएगा जरा, इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है हमारे पास, कैपेसिटर की प्लस प्लेट, और ये है माइनस प्लेट, यानी कि ये एक्सटर्नल फील्ड है। और ये क्या है हमारे पास, क्या रख दिया मैंने, ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी भाई, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ये क्या है इधर, प्लस चार्ज एक्सटर्नल, पॉजिटिव चार्ज है प्लेट, और ये कैसी है, नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे आप इसको, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पोलराइज, प्लस की तरफ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो प्लस की तरफ माइनस चार्ज इंड्यूस हो रहा है, और माइनस की तरफ ये प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया आपके पास। यही तो है पोलराइजेशन। तो ये देख रहे हैं पोलराइजेशन हो रहा है कि ये प्लस की तरफ ये माइनस चार्ज आ रहा है, और माइनस की तरफ ये प्लस चार्ज इंड्यूस हो रहा है, यही तो होता है। तो अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगाएंगे, जितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन का मतलब है स्ट्रेचिंग हो रही है, मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच हो रहे हैं प्लस की तरफ। ये जो मॉलिक्यूल का माइनस है वो अट्रैक्ट हो रहा है, और माइनस की तरफ जो मॉलिक्यूल्स का प्लस अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग हो रही है। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब क्या होगा, जब ये ब्रेक डाउन होने लगेगा, इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये जो प्लस और माइनस मिले हुए थे, इनमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी आपके पास, ये प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये इसके डाई इलेक्ट्रिक स्लैब थी। अब क्या होगा, ये जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्ट्रेचिंग बढ़ती जा रही है। तो एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी जब सिर्फ यहाँ प्लस बच जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से अलग हो जाएगा। ये सिर्फ प्लस बच जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव आयन बच जाएगा। एटम में से जो मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो पॉजिटिव आयन बचेगा, यानी कि कंडक्शन होने लगेगा। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक डाउन कर देगा। अब वो कंडक्टिंग बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे तो क्या बन जाएगा, कंडक्शन होने लगेगा, यानी डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दूर हो जाएगी, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी खत्म होने लगेगी। वो कब होगी, जब एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। मान लो जब तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, यहाँ 120 वोल्ट पर मीटर लगाया था, फिर इसे बढ़ाया मैंने 125 वोल्ट पर मीटर कर दिया, अभी भी नहीं हो रहा ब्रेक डाउन। और जैसे ही 130 वोल्ट पर मीटर करा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, यानी कि इस वैल्यू पर जो
डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए यानी कि ये कंडक्टिंग हो गई। तो इससे पहले की वैल्यू यानी 129 वोल्ट पर मीटर को ही ये टॉलरेट कर सकती थी बिना ब्रेकडाउन के। तो इसी को मैं 129 वोल्ट पर मीटर यानी कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या कहूंगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? It is the maximum value of electric field that can be withstand by dielectric without its electrical breakdown. Electric breakdown का क्या मतलब है? That is on increasing value of electric field, electron get detached from the atoms. जैसे ही एक पर्टिकुलर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड करेगी, वैसे ही इसमें इतनी स्ट्रेचिंग हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स की कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, ये टूटने लगेगी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसके इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे तो पॉजिटिव आयन बचेगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा तो कंडक्शन होने लगेगा, यानी डाइलेक्ट्रिक अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खत्म करके कंडक्टर में टर्न अप हो जाएगा। तो इसी मैक्सिमम वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां तक डाइलेक्ट्रिक उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बिना अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेकडाउन हुए झेल सके, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। उसी को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट अगर इसकी देखें तो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट किलो वोल्ट पर मिलीमीटर है। मतलब 1 मिलीमीटर थिकनेस की अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और उस पर 1000 वोल्ट में लगा देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके अंदर ब्रेकडाउन होने वाला होगा, यानी कि वो इतनी ही वैल्यू 1 मिलीमीटर पर 1000 वोल्ट तक सहन कर पाएगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। उसके बाद उसमें ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। एयर के लिए देखें अगर इसी की वैल्यू, तो वो होती है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। एयर भी इंसुलेटिंग मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो अगर एयर पर आपने 3 × 10⁻6 वोल्ट लगा दिया 1 मीटर उसकी थिकनेस पर एयर की लेयर पे, तो उसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी एयर में आयनाइजेशन होने लगेगा। आयनाइजेशन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, ठीक है। तो आयनाइजेशन होने लगेगा। तो ये था हमारा पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक।